हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर स्टडी पॉइंट। दोस्तों, फिजिक्स की सीरीज में आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो दोस्तों हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे वो टॉपिक दोस्तों हमारा ओम्स लॉ हो, चाहे वो रेसिस्टेंस हो, चाहे वो फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस है, यानी कि रेसिस्टेंस किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। दोस्तों, हमारी आज की क्लास और आने वाली जो हमारी फिजिक्स की क्लास होगी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से रिलेटेड, वो दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आ रहे होंगे वो दोस्तों 80 to 90% क्वेश्चन हमारे आज की क्लास और आने वाली क्लास से होंगे। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन यानी कि 80 to 90% क्वेश्चन आपको आज की क्लास और फिजिक्स जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की आने वाली क्लास है उससे मिल रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। दोस्तों, हमने कल पढ़ा था कि अगर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि अगर कुछ पोटेंशियल है तो हमारा करंट भी कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, अगर हमारा पोटेंशियल जीरो है, अगर हमारा V जीरो है तो हमारा I भी जीरो होगा। अगर पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है तो करंट भी इंक्रीज होगा, और अगर हमारा पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है तो करंट भी डिक्रीज होगा। ये हमने कल पढ़ा था जब हम पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ रहे थे, तो हमने वहाँ पर पढ़ा था कि हमारा जो पोटेंशियल है अगर वो होगा या पोटेंशियल डिफरेंस कुछ होगा तभी हमारा करंट होगा सर्किट में। ठीक है दोस्तों, ओम्स लॉ में क्या बताते हैं? ओम्स लॉ बताता है करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, यानी कि एक कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इट, यानी कि इट्स एंड, या फिर बोल सकते हैं यानी कि जो करंट है वो किस पर डिपेंड है? करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड, यानी कि जो करंट किसी कंडक्टर में फ्लो हो रहा है वो डिपेंड करता है उस कंडक्टर के एंड्स पर हमारा कितना पोटेंशियल लगा हुआ है। ठीक है, और वहां पर वो कंडीशन दे दिया उन्होंने कि टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशन रिमेन अनचेंज्ड, यानी कि जो हमारा टेम्परेचर है या फिर अदर फिजिकल कंडीशंस जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हमारा प्रेशर है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, अगर वो चेंज होती है तो ये वेरी कर सकता है। अगर वो चेंज नहीं है तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोस्तों करंट के, यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब दोस्तों, जब हम इक्वल का साइन यहां पर लेंगे तो हम जो ये प्रोपोर्शनल का साइन है उसको हटा रहे होंगे, तो इसकी जगह क्या जाएगा? एक प्रोपोर्शनली कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आ जाता है दोस्तों RI, यानी कि R क्या होगा? हमारा एक प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है जो कि क्या है? हेयर R इज द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, यानी कि R क्या है? ये उस कंडक्टर का रेसिस्टेंस है। ठीक है दोस्तों, अगर हम ओम्स लॉ के ग्राफ की बात करें कि ग्राफ क्या होता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्राफ बताइए हमें कि V और I का ग्राफ कई बार आपसे बोल देगा, कई बार क्वेश्चन को मैनिपुलेट कर देगा, आपसे बोलेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, उसका आप ग्राफ बताइए। ठीक है, तो वो क्या है? वो सीधा ग्राफ है दोस्तों। ये हमने I ले लिया, ये V ले लिया। ठीक है, जैसे अगर हमारा करंट बढ़ रहा है, हमने पढ़ा कि हमारा पोटेंशियल बढ़ रहा है तो करंट भी बढ़ेगा, पोटेंशियल घट रहा है तो हमारा करंट भी घटेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम ग्राफ की बात करें तो R हमारा V इज इक्वल टू IR था। ठीक है, तो अगर हम ग्राफ की बात करें R इज इक्वल टू V अपॉन I होना चाहिए, लेकिन हम यहां बोल सकते हैं कि डेल्टा V अपॉन डेल्टा I होना चाहिए, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल और चेंज इन करंट वो हर बार क्या आने चाहिए? तो सेम आने चाहिए। अगर वो हर बार सेम आते जा रहे हैं तो जो हमारी ये जो लाइन होगी ये क्या होगी दोस्तों? एक स्ट्रेट लाइन होगी, और तभी हम बोल सकते हैं कि ये क्या है? ये हमारा ओम्स लॉ को ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब दोस्तों अगर हम बात करें कि रेसिस्टेंस, क्योंकि हमने यहाँ पर पढ़ा V इज इक्वल टू IR, यानी कि यहाँ पे R क्या है? हमारा R एक रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर है, कंडक्टर का रेसिस्टेंस है। अगर हम बात करें रेसिस्टेंस क्या होता है दोस्तों? रेसिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर की जो रेसिस्ट करती है, यानी कि हम बोल सकते हैं कंडक्टर ऑफ द रेसिस्टर टू फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, यानी कि एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी है जो कि कंडक्टर में से करंट को फ्लो होने का अपोज करती है। मान लीजिए हमारा कोई कंडक्टर है, एक हमने वायर ले लिया। ठीक है, करंट हमारा इधर फ्लो हो रहा है, तो अगर करंट इधर फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो जो हमारा इस कंडक्टर की जो प्रॉपर्टी है, जो इस कंडक्टर का रेसिस्टेंस है, वो क्या कर रहा है? इसका अपोज कर रहा है, यानी कि वो करंट को फ्लो नहीं होने दे रहा है। अगर हमने मान लीजिए इसके अक्रॉस हमने क्या है? हमने 20 वोल्ट अप्लाई कर दिया। ठीक है, और अगर हम बात करें कि भाई जो रेसिस्टेंस है वो कितना है? वो हमारा 4 ओम है। ठीक है, तो करंट कितना हो जाएगा दोस्तों? यानी कि V, तो अगर ये 4 है तो जो हमारा करंट है यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 5 एम्पियर। ठीक है, लेकिन हमने क्या कर दिया? रेसिस्टेंस को बढ़ा दिया। अगर हमने रेसिस्टेंस मान लीजिए 8 ओम कर दिया इसी पोटेंशियल के अक्रॉस, तो यहाँ पर अगर हमारा ये 8 ओम होगा तो हमारा जो करंट होगा दोस्तों वो कितना होगा?
20/8, यानी कि ये डिक्रीज हो चुका है। अगर ये डिक्रीज हो गया तो ये कितना हो जाएगा 2.5। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए कि जैसे ही हमारा रेसिस्टेंस बढ़ा, तो अगर रेसिस्टेंस बढ़ रहा है तो उसके अपोज होने यानी कि वो करंट को अपोज करने की उसकी कैपेसिटी क्या है, वो भी इंक्रीज होगी। यानी कि अगर हमारे यहाँ पर रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, तो ये जो करंट को अपोज करेगा उसकी मतलब जो कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है। अगर ये कंडक्टर की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है करंट को अपोज करने की, तो करंट क्या है उसमें से इतनी अच्छी तरह से दोस्तों नहीं फ्लो पाएगा, यानी कि करंट वहां पर रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा इससे आता है। अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें, ठीक है दोस्तों, वो है ओम। ठीक है, आप ओम बोल सकते हैं, या फिर जैसे हमारा क्या है फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल टू V/I। पोटेंशियल की बात करें यूनिट V, करंट की क्या है एम्पियर, यानी कि V/A, यानी कि आप ये भी बोल सकते हैं या फिर इसको आप ओम बोल सकते हो, इस तरह से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, ओम। तो यानी कि रेसिस्टेंस क्या है, रेसिस्टेंस एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी है जो करंट के फ्लो होने का अपोज करती है। ठीक है दोस्तों, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफाइन 1 ओम, यानी कि 1 ओम क्या है। ठीक है, तो अगर हम 1 ओम को डिफाइन करें, इफ ए करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू द कंडक्टर ऑन अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट अक्रॉस इट्स एंड, यानी कि दोस्तों यह मैं बता रहा है कि अगर हम फॉर्मूले की बात करें, फॉर्मूला क्या था हमारा, R इज इक्वल टू V/I। ठीक है, ये बता रहा है अगर हमारा जो पोटेंशियल है एक कंडक्टर के अक्रॉस वो कितना है, अगर वो 1 वोल्ट होगा तो इसकी वजह से जो हमारा करंट फ्लो होगा उस सर्किट से वो भी कितना होगा दोस्तों, वो 1 एम्पियर होगा। सॉरी, ये कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। अगर एक कंडक्टर के अक्रॉस हमारा 1 वोल्ट का पोटेंशियल लगा हुआ है तो उसकी वजह से जो करंट फ्लो होगा वो कितना हो रहा होगा, वो 1 एम्पियर हो रहा है। तो अगर किसी कंडक्टर के अक्रॉस हमारा 1 पोटेंशियल का जो मतलब 1 पोटेंशियल डिफरेंस है और जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है वो अगर 1 एम्पियर हो रहा है, तब हम बोल सकते हैं कि वो जो रेसिस्टेंस है वो कितना है दोस्तों, 1 ओम का है। ठीक है, अब बात आती है कि फैक्टर अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस, यानी कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं कि जो रेसिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस की बात करें तो सबसे पहला आता है लेंथ। ठीक है, लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस, यानी कि या फिर बोल सकते हैं कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी कि अगर आपकी लेंथ इंक्रीज हो रही है तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेंथ अगर आपकी डिक्रीज हो रही है तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा, आपका डिक्रीज होगा। सेकंड है एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। ठीक है, यानी कि अगर आपका एरिया इंक्रीज हो रहा है तो रेसिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। इन्वर्सली के केस में क्या होता है दोस्तों, वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, अगर आपका एरिया डिक्रीज हो रहा है तो आपका रेसिस्टेंस क्या है, इंक्रीज होगा। थर्ड आता है दोस्तों नेचर ऑफ मटेरियल, यानी कि जो हमारा रेसिस्टेंस है वो किस मटेरियल से बना हुआ है वो उस चीज पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि हमारा जो R था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू था L के और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था एरिया के। ठीक है, तो यहाँ से R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। दोस्तों यहाँ पे फिर से प्रोपोर्शनल का साइन है, इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के अगर हम इसको इक्वल कर रहे हैं तो हमारा कोई प्रोपोर्शनली कांस्टेंट आ रहा होगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे आता है दोस्तों रो, इसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर या फिर मटेरियल। ठीक है, ये हमारा आता है। अगर हमारा ये साइन हट रहा है तो यहाँ पे ये क्या, ये प्रोपोर्शनली कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये क्या, रो इज इक्वल रो L/A, यानी कि कांस्टेंट ऑफ द प्रोपोर्शनली इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, यानी कि जिस कंडक्टर का हम रेसिस्टेंस पता करने की कोशिश कर रहे हैं वो उसकी क्या है, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी है। ठीक है दोस्तों, अब हम रेसिस्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं कि रेसिस्टिविटी क्या है। दोस्तों अगर हम बात करें रेसिस्टिविटी, ठीक है, अभी हमने पढ़ा था एक फॉर्मूला पढ़ा था, यानी कि हमने पढ़ा था R इज इक्वल टू रो L/A, यानी कि वहां पर ये क्या आया था, एक रेसिस्टिविटी यानी कि आया था, ये कांस्टेंट था। ठीक है, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट था जो किसको डिफाइन कर रहा था, वो मटेरियल की रेसिस्टिविटी को डिफाइन कर रहा था, यानी कि एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसका जो दूसरा नाम है वो एक स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, आप रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस दोनों बोल सकते हैं। यानी कि रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल मे बी डिफाइंड एज द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, यानी कि हम रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ दैट मटेरियल, यानी कि ये उस रेसिस्टेंस की बात, मतलब किसी कंडक्टर के रेसिस्टेंस की बात हो रही है, हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसके पास यूनिट लेंथ क्या है वो भी यूनिट है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है वो भी यूनिट है, लेकिन बात किसकी हो रही है, मटेरियल की बात हो रही है। ठीक है, यानी कि
जिस मटेरियल का कंडक्टर बना हुआ है, जिस मटेरियल का हमारा वो रेसिस्टेंस है, उसके पास यूनिट लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कितना होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए। ठीक है, अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें, यानी कि रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन, यानी कि यहां से क्या आ सकता है हमारा रो क्या आएगा, ये इधर पहुंच जाएगा, यानी कि आर इंटू ए अपॉन एल। रेसिस्टेंस की कितनी थी, ओम, ऐसा यूनिट। एरिया की कितनी है, मीटर स्क्वायर। लेंथ की कितनी है, मीटर। ये इससे कट हो जाएगा दोस्तों, ये कितना बचेगा, ओम मीटर। यानी कि ऐसा यूनिट रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, यानी कि ओम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, यानी कि ओम मीटर। ठीक है, अब बात करें रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, यानी कि रेसिस्टिविटी हर मटेरियल की अलग अलग होती है। ठीक है, तो हमने उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। यानी कि अगर हम बात करें रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की रेसिस्टिविटी कैसी होती है दोस्तों। कंडक्टर क्या है, द मटेरियल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करंट फेयरली आर कॉल्ड कंडक्टर। यानी कि कंडक्टर वो मटेरियल है जो इलेक्ट्रिसिटी को इजीली कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, जैसे कि हम कई बार मतलब अलग अलग बताते हैं कि ये गुड कंडक्टर है, ये बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो यानी कि वो क्या है, जो गुड कंडक्टर है वो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट कर रहा है, और जो बैड कंडक्टर है वो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट नहीं कर रहा है। यानी कि जो भी कंडक्टर है, जब वो जिस मटेरियल का बना हुआ है, अगर वो गुड कंडक्टर है तो वो मटेरियल उसमें अपने आप में उसको करंट को फ्लो होने दे रहा है। लेकिन अगर वो बैड कंडक्टर है तो वो करंट को फ्लो नहीं होने दे रहा, वो एक अपोज कर रहा है उसका। ठीक है, यानी कि कंडक्टर है तो दे हैव लो रेसिस्टिविटी, यानी कि कंडक्टर क्या बता रहा है कि उसके पास रेसिस्टिविटी लो है। दोस्तों इसको अगर हम फॉर्मूला से समझें, हमारे पास क्या था, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, यानी कि हमने पढ़ा था कि पोटेंशियल हमें जो दे दिया वो दे दिया हम लोगों ने, कि अगर हमारा रेसिस्टेंस कम है तो करंट क्या होगा, ज्यादा होगा, तभी वो अच्छे से फ्लो हो पाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए हमारे पास ये मतलब जो पोटेंशियल है वो 20 फिक्स कर दिया, या 220 फिक्स कर दिया। ठीक है, और जो रेसिस्टेंस है वो हमारा इन लोगों ने मान लीजिए 4 दे दिया। ठीक है, तो करंट कितना होगा, यानी कि I, तो यानी कि 220 अपॉन 4। अगर हम इसको सोल्व करें तो ये आ रहा होगा दोस्तों 55। ठीक है, तो यानी कि अगर ये गुड, यानी कि रेसिस्टेंस क्या है, कम है, तो करंट क्या हुआ, ज्यादा फ्लो हो गया। अगर हमने इसको क्या है, सेकंड केस में हमने जो रेसिस्टेंस है वो बढ़ा लिया, हमने 40 कर लिया मान लीजिए, तो ये 220 अपॉन 40 हुआ, यानी कि ये, और ये हो जाएगा दोस्तों 5.5। यानी कि अब करंट कितना हुआ, 10 गुना कम हो गया उससे। यानी कि अगर हमारा रेसिस्टेंस बढ़ गया तो उसने करंट को अच्छे से फ्लो नहीं होने दिया। ठीक है, अब वो यानी कि रेसिस्टेंस बढ़ रहा है। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि रेसिस्टेंस पर रेसिस्टिविटी क्या इफेक्ट डाल रही है। ठीक है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। ठीक है दोस्तों, ये एक वायर है, कॉपर वायर ले लिया। ठीक है, और ये क्या है, ये ग्लास की रोड है। ठीक है, ये गुड कंडक्टर है, ये बैड कंडक्टर है। सही है, यानी कि ये क्या है, ग्लास की रोड, और ये क्या है, कॉपर वायर। अच्छा, दोनों का एरिया और लेंथ क्या है, सेम है। लेंथ और एरिया हम चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर कंपेयर करें R1 और ये R2 ले लिया, उसकी रेसिस्टिविटी भी अलग होगी, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमें कंपेयर क्या क्या करना है, R1 इज इक्वल टू, अगर हम R2 से कंपेयर कर रहे हैं तो यानी कि रेसिस्टिविटी 1 की हम रेसिस्टिविटी 2 से कंपेयर कर रहे हैं। यानी कि अब डिपेंड करेगा कि जिसकी रेसिस्टिविटी ज्यादा वो ज्यादा अपोज कर रहा है, यानी कि अगर रेसिस्टिविटी ज्यादा तो हमारा रेसिस्टेंस भी ज्यादा, और अगर रेसिस्टेंस ज्यादा हो गया तो वो करंट को अच्छे से फ्लो नहीं होने देगा, यानी कि वो बैड कंडक्टर। और अगर रेसिस्टिविटी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि कॉपर वायर की रेसिस्टिविटी क्या है, एज कंपेयर टू ग्लास रोड कम है। तो अगर रेसिस्टिविटी कम है तो हमारा क्या है, रेसिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा। अगर रेसिस्टेंस कम है तो वो करंट को अच्छे से फ्लो होने दे रहा है, यानी कि वो गुड कंडक्टर है। तो यानी कि दे हैव लो रेसिस्टिविटी, यानी कि अगर रेसिस्टिविटी क्या है, कम है, तो वो अच्छे से करंट को क्या है, फ्लो होने देगा। ठीक है, अब बात आती है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे हैव हाई कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि दोस्तों यहां पर हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जगह फ्री चार्ज भी बोल सकते थे। ठीक है, लेकिन हमने क्या पढ़ा था कि जो करंट है या इलेक्ट्रिसिटी है वो कैसे फ्लो हो रहा है, यानी कि हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे। ठीक है, तो करंट क्या था, फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी कि चार्ज फ्लो हो रहे थे।
ठीक है। तो अब हमने पढ़ा था कि जब डायरेक्शन पढ़ रहे थे तो हमने उस टाइम पे ये पढ़ा था कि जो चार्ज के रूप में जो फ्लो हो रहा है वो करंट मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। हमने जो करंट की डायरेक्शन मानी थी वो अपोजिट मानी थी डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन हमारे इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन हमारे इधर है। ये अगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है फ्लो होने की, हमारे करंट की डायरेक्शन है फ्लो होने की। तो यानी कि हमें यह बताया गया यहां पर कि अगर जितने नंबर ऑफ, क्योंकि फ्लो क्या हो रहा है, चार्ज हो रहे हैं, चार्ज फ्लो हो रहा है, तो चार्ज के रूप में हमने ये देखा कि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। ये हमें मतलब एग्जैक्टली नहीं पता होता है क्योंकि उसके बारे में नहीं बताया गया किसी भी बुक में कि भाई प्रोटॉन फ्लो हो रहे हैं या फिर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, यानी कि वो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है या फिर नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा है, वो नहीं बताया गया है। बस बता देते कि डायरेक्ट मतलब जो हम करंट की डायरेक्शन ले रहे हैं वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट में फ्लो किसका हो रहा है, फ्लो चार्ज का हो रहा है, ठीक है। अब जिसके पास ज्यादा चार्ज है फ्लो होने के, यानी कि जिसके पास फ्री चार्ज ज्यादा है या हम बोल सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, वो ज्यादा अच्छे से बहेगा, ठीक है। वो उसको अगर हल्के से ही उसको मतलब चार्ज मिलेगा, मतलब और ज्यादा चार्ज मिल गया तो वो क्या है, वो या तो फ्लो हो रहा है फिर अपने आप, मान लीजिए ये वायर है हमारा, ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अगर यहां पे हमने एक पोटेंशियल लगा दिया, ठीक है, कोई भी हमने एक बैटरी लगा दी, तो जब वो चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हुआ, ठीक है, मान लीजिए चार्ज इधर से जाना स्टार्ट हुआ, इधर से हमारे क्या निगेटिव पार्टिकल्स जाने स्टार्ट हुए, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स तो इस डायरेक्शन में जा रहे होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसको मतलब इस पे मतलब रिपेल करेंगे इसको, ठीक है, अपोजिट फोर्स लगाएंगे। अगर रिपेल करेंगे तो ये इधर आना स्टार्ट होंगे, इधर से हमारा करंट जा रहा है, ठीक है, यानी कि ये पॉजिटिव है, इधर ये पॉजिटिव बोल सकते हैं, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव कैरीज बोल सकते हैं और इधर इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, यानी कि इधर से तो ये इसको रिपेल कर रहा है, इसका अपोज कर रहा है, और ये इसको इधर से अट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि करंट हमारा अच्छे से फ्लो हो जाता है। तो अगर हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं तो हमारा करंट क्या है, अच्छे से फ्लो हो सकता है, यानी कि वो क्या होगा, वो हमारे गुड कंडक्टर की उसमें आ जाएगा, कैटेगरी में आ जाएगा। अब बात करें दोस्तों इंसुलेटर, द मटेरियल विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इंसुलेटर, यानी कि हम बात करते हैं गुड कंडक्टर या बैड कंडक्टर की, तो इंसुलेटर क्या है हमारा, बैड कंडक्टर है, ठीक है। दे हैव हाई रेसिस्टिविटी, अगर इनकी रेसिस्टिविटी हाई है तभी तो ये दोस्तों बैड कंडक्टर हैं, क्योंकि अभी हमने कंपेयर किया था कि अगर रेसिस्टिविटी ज्यादा है तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा, रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो वो करंट को अच्छे से अपोज कर सकता है, वो करंट को नहीं बहने देगा, ठीक है। यानी कि ग्लास और रबड़, बैड रबड़ या फिर ग्लास, ये क्या है, ये इसका एग्जांपल है। अब दोस्तों बात करें हम सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर क्या है दोस्तों, सेमीकंडक्टर जो है वो हमारा कंडक्टर और इंसुलेटर उनके बीच में लाई करते हैं, ठीक है। दीज आर द मटेरियल्स हुज रेसिस्टिविटी लाइज बिटवीन दोज ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर, यानी कि जो इनकी रेसिस्टिविटी है वो हमारे सेमीकंडक्टर की रेसिस्टिविटी हमारे कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है, ठीक है। जो दोस्तों सेमीकंडक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, प्योर होते हैं, आप इनको अच्छे से 12th क्लास में पढ़ेंगे, यानी कि ये क्या होते हैं दोस्तों, प्योर होते हैं, ठीक है। तो अब हमारे ऊपर डिपेंड है कि इनको कंडक्टर बनाना है या फिर इंसुलेटर बनाना है, ठीक है। अब दोस्तों ये प्योर है, अगर आप इसमें इंप्योरिटी ज्यादा मिला देंगे, ठीक है, इसको बोलते हैं डोपिंग, ठीक है। अगर आप इसमें ज्यादा इंप्योरिटी मिला देंगे, यानी कि प्योर चीज में आप ज्यादा इंप्योर चीज मिला देंगे, ठीक है। यहां पर ये क्या, ये प्योर थे, अब हमने क्या इंप्योरिटी लेवल इनका बहुत ज्यादा कर दिया, इनमें हमने बहुत ज्यादा इंप्योर चीजें मिला दी, तो इनकी क्या रेसिस्टिविटी क्या है दोस्तों, वो हाई हो जाती है। अगर इनकी रेसिस्टिविटी हाई हो गई तो ये इंसुलेटर बन जाते हैं। अगर हमने इसमें प्योर में थोड़ा सा कम इंप्योरिटी तो मिलाई है, लेकिन इंप्योरिटी हमने उस लेवल तक नहीं मिलाई कि वो इंसुलेटर की कैटेगरी में चला जाए, हमने उसको इंप्योरिटी क्या है अपने लेवल तक मिलाई है कि हमने इसको क्या है, हम प्योर को क्या है, हम इंसुलेटर भी बना सकते हैं और मतलब कंडक्टर भी बना सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड है। तो हमने क्या इसमें इंप्योरिटी कम मिलाई, अगर इंप्योरिटी हमने इसमें कम मिलाई तो ये दोस्तों कंडक्टर की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हम इनको दोनों बना सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसमें कितनी इंप्योरिटी मिला रहे हैं। ये दोस्तों सिलिकॉन और जर्मेनियम ये आपके 14 ग्रुप में है, ठीक है, जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे। अब बात आती है एलॉयज, एलॉयज क्या है दोस्तों, एलॉयज की जो रेसिस्टिविटी है, ठीक है, वो दोस्तों मेटल से थोड़ी सी ज्यादा होती है, ठीक है। रेसिस्टिविटी ऑफ एलॉयज इज जनरली हायर देन दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल, यानी कि जो उसके आसपास के मेटल्स होती हैं उनसे एलॉयज की थोड़ी सी ज्यादा होती है। एलॉयज डू नॉट ऑक्सीडाइज, या फिर ऑक्सीडाइज को हम बोल सकते हैं बर्न रेडली एट हाई टेम्परेचर, फॉर दिस रीजन दे आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक
हीटिंग डिवाइस लाइक इलेक्ट्रिक आयरन या फिर टोस्टर, ठीक है, या इलेक्ट्रिक हीटर, उन सब में एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैं आप मतलब हीटिंग वाले जो हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस जितने भी हैं आप उसमें यूज कर रहे हैं, या फिर आपका इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, टोस्टर हो गया, या फिर इलेक्ट्रिक आयरन होगी, ठीक है। अब ये क्या है, यानी कि हम वहां पर क्या मेटल का यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों इनकी क्या है, ये हाई टेम्परेचर पे जल्दी से बर्न नहीं होते। अगर ये जल्दी से बर्न नहीं हो रहे तो आपने पता है कि जब हीटर आप गर्म मतलब सर्दियों में लगाते हैं अपने रूम में, तो वो क्या कर रहा है, वो टेम्परेचर को इंक्रीज ही तो कर रहा है, यानी कि आप उसने आपके रूम के टेम्परेचर को क्या क्या इंक्रीज किया। अब जब वो आपके रूम के टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब उसका खुद का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अगर वो खुद उसका टेम्परेचर, वो खुद का टेम्परेचर अपने आप का इंक्रीज नहीं कर पाया और वो जल्दी से क्या बर्न हो गया, तो आपको जो आपका रूम का टेम्परेचर वो उसको इंक्रीज नहीं कर पाएगा, यानी कि उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो आपके रूम को क्या कर पाए, टेम्परेचर उसका बढ़ा पाए। यानी कि अगर वो खुद का टेम्परेचर बढ़ा सकता है, यानी कि उसमें इतनी कैपेसिटी है कि वो उस लेवल तक के टेम्परेचर पे भी जाकर बर्न नहीं होगा, तभी तो वो आपका इलेक्ट्रिकल हीटिंग में यूज हो रहा है। यानी कि जो एलॉयज हैं वो आपके इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंस में यूज हो रहे होते हैं, इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस में आपके यूज हो रहे हैं, ठीक है। अब बात आता है दोस्तों डिफरेंस, रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस के बीच में क्या डिफरेंस है। पहला पॉइंट है दोस्तों रेसिस्टेंस का। रेसिस्टेंस क्या है? एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू अपोज द करंट। ये कंडक्टर की एबिलिटी है, ठीक है। वो कंडक्टर आपका कॉपर का भी हो सकता है, वो कंडक्टर आपका सिल्वर का भी हो सकता है, ये आपका कॉपर वायर भी हो सकता है, ये आपका सिल्वर वायर भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन रेसिस्टिविटी क्या है? ये है एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू ऑफ कंडक्टर टू अपोज द करंट, यानी कि वो एक मटेरियल की क्या है, एबिलिटी है, ठीक है। ये कंडक्टर की एबिलिटी थी, लेकिन ये क्या है, ये उस कंडक्टर के मटेरियल की एबिलिटी है। अगर मैं बात करूं रेसिस्टिविटी, इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मान लीजिए यहां पे कॉपर वायर है मेरा, इसकी जो लेंथ है वो L है, एरिया इसका A है, लेकिन यहां पर मैंने एक कॉपर वायर लिया, इसका जो मैंने लेंथ लिया वो 2L ले लिया और एरिया A लिया, यानी कि इसका रेसिस्टेंस चेंज होगा, क्योंकि ये लेंथ इसकी इंक्रीज हुई है तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि R क्या था हमारा, रो L अपॉन A, यानी कि इस वाले के लिए तो रेसिस्टेंस ये है, लेकिन इसके लिए रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू रो 2L अपॉन A। यानी कि अगर मैं रेसिस्टेंस की बात करूं, इसका रेसिस्टेंस मेरा R है तो इसका रेसिस्टेंस मेरा 2R हो जाएगा। अगर लेंथ मैंने डबल कर दी तो रेसिस्टेंस भी मेरा क्या है, डबल हो जाएगा। तो ये क्या है, अगर मैं रेसिस्टेंस की बात करूं, यहां पर मेरा मटेरियल सेम है, तो इन दोनों की जो रेसिस्टिविटी है वो सेम है, लेकिन इनका रेसिस्टेंस क्या है, अलग अलग है। इन दोनों का रेसिस्टेंस सेम हो सकता है, इन दोनों का रेसिस्टेंस सेम हो सकता है, लेकिन इनकी रेसिस्टिविटी सेम नहीं होगी, क्योंकि इसकी रेसिस्टिविटी अलग है और इसकी रेसिस्टिविटी अलग है, ठीक है। हम ये बोल सकते हैं कि इनका रेसिस्टेंस सेम हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं है कि रेसिस्टेंस सेम ही होगा, हो सकता है, लेकिन रेसिस्टिविटी इनकी सेम नहीं होगी। और इनकी रेसिस्टिविटी सेम है और इनका रेसिस्टेंस भी अलग है, क्योंकि इसकी लेंथ हमने अलग कर दी। तो ये क्या है, ये एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये एबिलिटी है एक मटेरियल की। और ये क्या है, ये कंडक्टर है, ये अलग कंडक्टर है, ये अलग कंडक्टर है। अब बात करें रेसिस्टेंस, इट डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जैसे हमने यहाँ पे दिखाया कि हमने लेंथ बढ़ाई तो एरिया, इसके रेसिस्टेंस क्या है वो बढ़ गया, लेकिन रेसिस्टिविटी इट डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ एरिया, यानी कि लेंथ ये क्या है, ये लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं कर रही। हमने यहाँ पे देखा, ये भी कॉपर वायर था, ये भी कॉपर वायर था, हमने यहाँ पर लेंथ डबल कर दी, मान लीजिए हमने एरिया भी डबल कर दिया या फिर एरिया हाफ कर दिया, तो अगर इसका इतना था तो इसके रेसिस्टेंस पे तो फर्क पड़ेगा। अगर हमने इसका एरिया भी हाफ कर दिया और इसकी जो लेंथ है वो डबल कर दी, तो इसके मतलब रेसिस्टेंस पे तो फर्क पड़ेगा, लेकिन रेसिस्टिविटी दोनों की सेम होगी, क्योंकि दोनों का मटेरियल क्या है, वो कॉपर है, ठीक है। वो बोलती है, रेसिस्टिविटी बोलती है कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ एंड एरिया, वो एरिया पर और लेंथ पर डिपेंड नहीं करती, लेकिन हमारा रेसिस्टेंस क्या है, वो डिपेंड होता है लेंथ और एरिया दोनों पर, ठीक है। अगर दोस्तों इनकी सिमिलरिटीज की बात आए कि इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है, तो ये दोनों दोस्तों टेम्परेचर के साथ साथ चेंज होते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस वो दोनों चेंज होंगी, ठीक है।
दोस्तों जो हमने आज जितना भी पढ़ा है, अब हम इस पर क्या है न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस भी हम वो कर रहे होंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर बोर्ड में आए हुए हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड जो हमने आज की क्लास में पढ़ा है, इससे रिलेटेड हमारे जो पिछले 2 से 3 साल में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं हम उनको पढ़ लेते हैं। दोस्तों अगर हम न्यूमेरिकल्स की बात करें तो ये न्यूमेरिकल्स वो न्यूमेरिकल्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से उस पोर्शन से आए हैं जो पोर्शन हमने आज पढ़ा है। ठीक, ये न्यूमेरिकल 1 नंबर में 2019 में आया था। 1 नंबर में एक न्यूमेरिकल और आया था जो कि हमारा प्रैक्टिकल बेस था। ठीक है, ये 2020 में आया है 3 नंबर में, और वो 2018 में आया है 5 नंबर में। यानी कि ये वो न्यूमेरिकल्स हैं, यानी कि जो हमने आज पोर्शन पढ़ा है उससे हम ये मान के चल सकते हैं एवरेज 2 से 3 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन जो है वो आज के पोर्शन से आ रहा है जो हमने आज पढ़ा है। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम पहले फर्स्ट न्यूमेरिकल की बात करें, ये बता रहा है इफ ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 एंड्स ऑफ ए कंडक्टर इज 5 वोल्ट। यानी कि हमें उसने क्या दे दिया, पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, यानी कि V इज इक्वल टू 5 वोल्ट। ठीक है, एंड करंट थ्रू इट इज, करंट दे दिया हमको उसने दोस्तों 0.5 एम्पियर। ठीक है, देन व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। हमसे क्या पूछ रहा है, रेसिस्टेंस पूछ रहा है। भाई हमें सीधी पता था V इज इक्वल टू IR। अगर हम R के लिए जा रहे हैं तो V अपॉन I। V कितना है दोस्तों हमारा 5, I कितना है 0.2, ये हटाएंगे यानी कि ये कितना जाएगा दोस्तों 25 ओम। ठीक है, कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ जो हमारा ओम्स ला था उसको अप्लाई करना था। V इक्वल टू IR, 1 नंबर हमको मिल गया। इसी से रिलेटेड जो है वो जो प्रैक्टिकल टाइप क्वेश्चन था वो भी इसी से रिलेटेड था। ठीक है, अब हम बात करें, ये हमसे पूछा जा रहा है जो 2020 में आया 3 नंबर में, स्टेट द रिलेशनशिप कोरिलेटिंग द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर एंड वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस इट। ठीक है, ड्रा ए ग्राफ टू शो इट्स रिलेशनशिप। दोस्तों ये थ्योरेटिकल टाइप उसने बना दिया क्वेश्चन को। क्वेश्चंस वही आएंगे, वो नहीं है कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा अलग से आएगा, कहीं और से नहीं आ रहा होगा। यही क्वेश्चंस आ रहे होंगे जो आप पढ़ के जा रहे हैं, लेकिन वो क्या लैंग्वेज को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर देगा, लैंग्वेज घुमा देगा। यहाँ पे वो डायरेक्ट ये भी बोल सकता था स्टेट्स ओम लॉ, उसने नहीं बताया। उसने उसको बताया कि उसने पूरा उसको समझाया है कि इलेक्ट्रिक करंट के बीच में कंडक्टर के कोई वोल्टेज हमारा रिलेशन बन रहा है, उसको बताओ। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन, ये हमारा 2 मार्क्स में था और ये 1 नंबर में था। ठीक है, तो इसमें दोस्तों 1 नंबर में तो हमारा वही हो गया कि ये ग्राफ। ठीक है, अगर हम ग्राफ की बात करें, ग्राफ हमने पढ़ा था ये सीधा। ठीक है, नॉर्मल करंट I और V। ठीक है, ये हमें ग्राफ बनाना था, हमारा 1 नंबर मिल गया। ठीक है, अब बात करें कि रिलेशनशिप क्या था दोस्तों, रिलेशनशिप क्या था, V इज इक्वल टू IR। ठीक है, इसको क्या है आपको वहां पे डेफिनेशन के फॉर्म में लिखना था। भाई V इज इक्वल टू IR जो हमने आज पढ़ा है, ओम्स लॉ पढ़ा है, वो हमको क्या है डेफिनेशन के फॉर्म में लिखना था। सीधी सी बात है, हमने यहाँ पे 1 मार्क्स डेफिनेशन के फॉर्म में लिख रहे हैं, इसको लिख देंगे 1 नंबर का हमारे ही हो गया, 2 मार्क्स हमारे मिल गए। करना क्या था, कुछ भी तो नहीं करना है, बस V इज इक्वल टू IR हमें लगाना है, समझाना है उसको कि वो कैसे है, कि भाई अगर हमारी फिजिकल कंडीशन जो है, फिजिकल कंडीशन क्या है वो अनचेंज है, यानी कि वो सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। यही तो हमें बताना, तो उससे तो कुछ था ही नहीं। और उसके बाद V इज इक्वल टू IR लिख दीजिए। दोस्तों मैथमेटिकल चीजें लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान रखना एग्जाम में। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमने जो समझाया है, हमने ये तो लिख दी, हमने डेफिनेशन तो लिख दी ओम्स लॉ कि एट फिजिकल कंडीशंस आर कांस्टेंट या फिर अनचेंज देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। वो ठीक है, लेकिन एग्जामिनर को क्या है वहां पे जो जल्दी जल्दी कॉपी चेक करनी है, उसको क्या पैसा कमाना है, वहां पे उसको एक कॉपी के 25 से 30 रुपए मिल रहे होंगे, तो वो एक कॉपी पे उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देगा। तो आपको अच्छा है कि आप डेफिनेशन के साथ साथ अगर आपको कोई मैथमेटिकल टूल आता है किसी भी उसका, तो आप लिख के आइए। अगर आपको डेफिनेशन के साथ साथ ओम्स लॉ का ये रिलेशन पता है V इज इक्वल टू IR, तो आपको ये लिख के आना है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, आपके 2 मार्क्स पक्के हो गए यहाँ पे। फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इफ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज 0.3। यानी कि करंट दे दिया दोस्तों कितना 0.35 एम्पियर। When the potential difference is 1.5, यानी कि V पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया 1.5 वोल्ट। पूछ रहा है रेसिस्टेंस पूछ रहा है, तो यानी कि V इज इक्वल टू IR था, तो R हो जाएगा V अपॉन I। V कितना है हमारा 1.4, करंट कितना है 0.35, ये हटेगा ये हटेगा, 1 0 आ जाएगा। ये दोस्तों वो कितना जा रहा है 4 टाइम्स जा रहा है, यानी कि 4 ओम। ये कितना जाएगा हमारा 4 ओम आ जाएगा। दोस्तों आपको सिर्फ जितना पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, उसको पढ़िए, उसके बाद आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। आपको जो पढ़ाया जा रहा है आप उसको पढ़िए, उसके साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि दोस्तों पढ़ना
काफ़ी नहीं होता। पढ़ने के साथ साथ जो हमारा सोचने की जो क्षमता है वो हमारी जब हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं तब आती है कि हम एग्जाम मतलब हमको जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना उसको भी इस तरह से करना है कि हम एग्जाम में बैठे हैं। तो हमारा अगर माइंडसेट वो बन गया कि हम एग्जाम में बैठे हैं, उस तरह से क्वेश्चन कर रहे हैं, तो जो एग्जाम का प्रेशर है आप इजीली एग्जाम में हैंडल कर लेंगे। आपको वहाँ पे फिर प्रॉब्लम नहीं होगी कि हाँ भी हम मैं बोर्ड का एग्जाम देने जा रहा हूँ। यार बोर्ड क्या है, कुछ भी तो नहीं है। तो जनरली जो बच्चा 11th क्लास में आ रहा है वो बोर्ड देख ही आ रहा है, सीधी सी बात करके जा रहे हैं। कोई एक्स्ट्रा एफर्ट उन्होंने थोड़ा लगाया, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगाते हैं। जो आपको जो 95% लेके जा रहा है, 96% लेके जा रहा है, क्या कर रहा है वो भी जर्नल अपना जो एनसीईआरटी पे फोकस कर रहा है, उसको पढ़ रहा है, नोट्स को अच्छे से पढ़ रहा है, और उसके बाद क्या कर रहा है वो अपना जो न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा कर रहा है, इनके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कर रहा है। क्वेश्चन पेपर आप अच्छे से करिए, जो प्रीवियस 5 से 6 साल के आप उनको करके जाइए, डेफिनेटली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों एक क्वेश्चन ये है, लिस्ट द फैक्टर ऑन विच द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिपेंड ऑन ए शेप ऑफ वायर डिपेंड। यानी कि दोस्तों 5 नंबर में क्वेश्चन आया था, ये पूछ रहा है कि वो फैक्टर बता दो हमें जो रेसिस्टेंस को डिपेंड, रेसिस्टेंस जिन पे डिपेंड करता है। हमारा क्या था, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी कि रेसिस्टेंस क्या लेंथ पे डिपेंड था। आर डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 एरिया, ये क्या था, रेसिस्टेंस एरिया पे डिपेंड था। ठीक है, और फिर नेचर ऑफ मतलब मटेरियल पे डिपेंड था, वो किस तरह का नेचर था मटेरियल का। तो ये क्या आ रहा था, हमारा रिलेशन आ रहा था यहाँ से एल अपॉन ए, यानी कि रेसिस्टिविटी पे भी डिपेंड था। 4 पॉइंट लिख दीजिए, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, सॉरी 3 का होगा ये आपका 3 नंबर का था क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद वाई द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज ग्लास इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गिव रीजन। यानी कि मेटल गुड कंडक्टर क्यों है इलेक्ट्रिसिटी के, बल्कि जो ग्लास है वो एक बैड कंडक्टर है, क्यों। दोस्तों मेटल की क्या है जो मतलब, यानी कि मेटल क्या है, गुड कंडक्टर है। तो हमने ये भी अभी ये समझा था कि अगर कोई भी चीज गुड कंडक्टर है तो उसकी रेसिस्टिविटी क्या होगी, लो होगी। जो बैड कंडक्टर उसकी रेसिस्टिविटी क्या है, हाई होगी। अगर रेसिस्टिविटी लो है तो वो इजीली किसी मतलब करंट को क्या है, कंडक्ट कर लेगा, तो वो अच्छा कंडक्टर होगा। या फिर आप यहां पे दे सकते हैं कि मेटल के पास जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। ठीक है, वैसे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स वाला पोर्शन है वो दोस्तों आप 12th में उसको अच्छे से समझेंगे, लेकिन अगर आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप यही बता सकते हैं कि जो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उनके पास यानी कि जनरली मेटल की होती फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल के पास। ठीक है, तो अब ये भी आंसर दे सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या है, ग्लास से अच्छा कंडक्टर है मेटल, जो भी मेटल्स हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, व्हाई द एलॉयज कॉमनली यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस, लाइक गिव रीजन। जितने भी हमारे हीटिंग डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस है, उनमें हमारा एलॉयज क्यों यूज होते हैं। दोस्तों अभी हमने पढ़ा था कि एलॉयज क्या है, हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीडाइज नहीं होते या फिर बर्न नहीं होते। अगर कोई भी चीज है कि वो बर्न हो जाती है हाई टेम्परेचर पे, तो वो मतलब काम ही कहाँ करेगी, ये बताइए मेरे को। अगर वो बर्न हो जाती है हाई टेम्परेचर पे, कोई भी चीज है, हम जनरली इलेक्ट्रिक अप्लायंस यूज कर रहे हैं, हीटिंग इफेक्ट जो है, ठीक है, मान लीजिए हीटर यूज कर रहे हो आप। हीटर क्या है, किस काम आ रहा है, कई बार हम जब खाना बना रहे होते हैं हीटर पे बना रहे होते हैं, या फिर जब सर्दी होती है वो काम आता है हमारे, वो हमको हीट दे रहा होता है। लेकिन अगर वो हीट हमें ना दे के खुद जब उसका टेम्परेचर हाई हो जाएगा, अगर वो बर्न हो जाए, बेकार हो जाए, तो वो किस काम का है, किसी के भी काम का नहीं है। तो यानी कि जनरली क्या है, ये इनका ये जो है हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीडाइज नहीं होते, और इनकी जो रेसिस्टिविटी है वो मेटल से क्या है, थोड़ी सी ज्यादा होती है। ठीक है, तो दोस्तों इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में आ रहे होंगे, बोर्ड क्वेश्चंस इसी टाइप के आते हैं। एक चीज का ध्यान रखना दोस्तों, जो बोर्ड का पेपर है ना, वो ये नहीं है कि एक बहुत अच्छे बच्चे के लिए, वो उस बच्चे के लिए भी होगा जो बिल्कुल जस्ट पास हो रहा होगा, यानी कि एक एवरेज बच्चे के लिए भी बोर्ड का पेपर होता है। ठीक है, तो आपको उस चीज का ध्यान रखना है कि बोर्ड का जो पेपर होता है वो हमेशा एवरेज बनता है। वो ये नहीं कि वो हमेशा टॉपर को फोकस करेंगे, वो हमेशा उस बच्चे को भी फोकस कर रहे होंगे जो बच्चा जस्ट पास होने वाला है। उनको पता है कि हर बच्चा इतना अच्छा नहीं है पढ़ने में। जो बोर्ड के वहां पर पेपर सेटर बैठते हैं वो हिसाब बहुत अच्छे से पेपर को सेट करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में, आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।